हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अर्थात वित्तीय विवरण विश्लेषण का एमसीक्यू अर्थात थर्ड लेक्चर जाएगा। और जो भी ये क्वेश्चन जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बुक से एनालिसिस करके कि एग्जाम में आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चनों को डाला गया है। आप इसको जल्दी से कापी कलम उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक ज़रूरी सूचना और दे रहे हैं, ये जो सारा क्वेश्चन गया है ये सब थ्योरेटिकल है, तो घबराइएगा मत। जैसे ही इसका 2-3 लेक्चर और पड़ जाएगा तो मैं इसका न्यूमेरिकल का भी पार्ट लाऊंगा। छोटे छोटे एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं, न्यूमेरिकल में भी एमसीक्यू आता है लेकिन बहुत छोटे छोटे मामूली क्वेश्चन होते हैं, बस ट्रिक और फार्मूले पे डिपेंड करते हैं, वो भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो परेशान मत होइएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, बस पढ़िए आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बना होगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थर्ड लेक्चर 51 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन का ये सीरीज है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाप लागत विधि स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड में शामिल है, अर्थात प्रमाप लागत विधि में क्या किया जाता है, इसमें लागत का निर्धारण किया जाता है कि कास्ट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक लागत और प्रमापित लागत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, मतलब कि स्टैंडर्ड कास्ट और एक्चुअल कास्ट और स्टैंडर्ड कास्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो उसे वेरिएंस अर्थात विचरण के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है, प्रमाप लागत स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड जो है किस कार्य में सहायता पहुंचाती है, तो यह कार्यकुशलता का माप करने में सहायता पहुंचाती है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाप लागत होता है, अर्थात स्टैंडर्ड कास्टिंग में क्या होता है, दो ही चीज़ होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, या तो परिस्थितियां अनुकूल होंगी या परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे होता है आगे मैं बता दे रहा हूँ, आइए यहाँ समझा दे रहे हैं। यदि स्टैंडर्ड कास्ट अधिक होगा और एक्चुअल कास्ट कम होगा, कहने का मतलब है कि एक्चुअल कास्ट से ज़्यादा स्टैंडर्ड कास्ट होगा, तो वहाँ पे समझिएगा क्या होगा, परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। और स्टैंडर्ड कास्ट कम होगा और एक्चुअल कास्ट ज़्यादा होगा, मतलब स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे प्रतिकूल होगा अर्थात अनफेवरेबल होगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल कास्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूछ दे कि इसका फार्मूला क्या है, चार मतलब फार्मूले दिए रहेंगे जिसमें से एक गलत 3 गलत और एक सही होगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो केवल आप सही याद करिएगा, गलत के बारे में बिल्कुल ना जानिएगा। तो मटेरियल कास्ट वेरिएंस का फार्मूला होता है SQ इंटू SP, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस में से घटाया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, मतलब SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। इसके नेक्स्ट कह रहा है 56 मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, AQ ब्रैकेट में है SP माइनस AP, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में S स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये सब फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ताकि आपको दे दिए कि ये बेसिकली आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि लेबर कास्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, तो ST इंटू SR माइनस यहाँ गलत हुआ है, AT इंटू AR होगा। कहने का मतलब है कि ST मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, उसी तरह इसमें मटेरियल कास्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है। यदि स्टैंडर्ड अधिक है और एक्चुअल कम है तो फेवरेबल, और स्टैंडर्ड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है तो अनफेवरेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59। बजटरी नियंत्रण एक रूप है, किस चीज़ का रूप है? एक व्यापक नियंत्रण का, कंट्रोल करने का एक रूप है। आगे किस चीज़ का कंट्रोल करने का है वो आगे आएगा भी। बजटरी नियंत्रण में गहन विश्लेषण होता है। बजटरी नियंत्रण में किस चीज़ का विश्लेषण किया जाता है? आय और व्यय दोनों का विश्लेषण किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर बजट है। मास्टर बजट नाम ही है, मास्टर माने सबका मास्टर, मतलब सभी बजटों का मास्टर। ठीक है, कहने का मतलब है फिल्म की स्टोरी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, लास्ट में एक निचोड़ सारांश कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसके डिसीजन लास्ट में निकाल लेते हैं 2 शब्दों में कि इसका मतलब यही है। उसी तरह जितने भी बजट बनाए जाते हैं सबका एक समरी तैयार किया जाता है, उस समरी की सहायता से एक बजट बनाया जाता है जिसे मास्टर बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट तैयार किया जाता है, कब किया जाता है? एक निश्चित अवधि के पूर्व, मतलब हमारा टाइम पूरा होने वाला है, कार्य करने वाले हैं उसके पहले। जैसे कि हमको बाज़ार में जाना है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना है, तो क्या करेंगे? पहले से प्लानिंग कर लेंगे कि हाँ आज यहाँ फला मार्केट में जाना है, इस मॉल में जाना है, इस जगह पे जाना है। लिस्ट तैयार करेंगे लंबा चौड़ा कि हाँ हाँ ये सामान लेना है, पॉकेट में उतना मनी रखेंगे, जाएंगे मार्केटिंग करेंगे, चले आएंगे। मकान बनवाना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो ऐसा नहीं कि काम शुरू कर दिया उसके बाद सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। करने से पहले ही उस पर डिसीजन लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन बजट संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है? विक्रय बजट से, क्योंकि उत्पादन प्रोडक्शन बजट जो है वो सेल बजट के आधार पर बनाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी है। लागत नियंत्रण एक तरह से अल्पकालीन बजट पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये MCQ बन रहा है लगभग सारे पेपरों का बनेगा, ठीक है, और कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहिएगा। और सबसे ज़रूरी एक और चीज़ कि लास्ट में, चूँकि हो सकता है मैं तो बड़ा बड़ा लिखा हूँ, आपको स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, तो मैं थोड़ा हट जाऊँगा और बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको जूम करके आप उसको बड़ा करके देख भी सकते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि सर थोड़ा हट भी जाया करिए, तो ठीक है मैं हट जाया करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बीपी का फार्मूला क्या होता है? बीपी के तो वैसे 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो फिक्स कास्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कास्ट मालूम है, पीवी रेशियो मालूम है, नहीं भी मालूम है तो ज्ञात कर लेंगे, फार्मूले पर रख देंगे, जो आएगा बीपी। 66 पीवी रेशियो का सूत्र है। पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? SP माइनस VC अपॉन SP इंटू 100। ठीक है, मतलब सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट अपॉन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट अपॉन सेल प्राइस इंटू 100। मैंने बिक्री मूल्य से परिवर्तनशील लागत घटा देंगे, फिर बिक्री मूल्य से भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अर्थात सुरक्षा की सीमा, मतलब कि जब एक्चुअल सेल में से बीपी सेल को घटाया जाता है तो उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन की कंट्रीब्यूशन अर्थात सी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सी का पूरा नाम क्या है? तो कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान। तो कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है SP माइनस VC, माने सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। 69 का रहा है कि समविच्छेद बिंदु वह है। समविच्छेद बिंदु मतलब बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट, किस बिंदु को कहा जाता था? बता दे रहा है एक संक्षिप्त में। बीपी एक नाम शब्द ऐसा है, लग रहा है कि मतलब क्या है, लेकिन इसको पूरा कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु। एक ऐसा बिंदु होता है जहां उस उत्पादक को, कोई जरूरी नहीं एक उत्पादक, विक्रेता भी हो सकता है, हम आप भी हो सकते हैं, जहां पर किसी वस्तु को बनाते या बेचने का कार्य करते हैं, जहां उस उत्पादक को न लाभ हो और न हानि हो, तो ऐसे बिंदु को, ऐसे पॉइंट को, ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है? बीपी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, बीपी का रेशियो का क्या फार्मूला है? ऊपर बीपी का फार्मूला था, ये रेशियो है। बीपी रेशियो का फार्मूला होता है बीपी सेल अपॉन एक्चुअल सेल इंटू 100। 71 क्वेश्चन, बीपी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखिएगा सब लगभग एक ही जैसा मिल रहा है लेकिन डिफरेंट है। बीपी कैपेसिटी का फार्मूला होता है बीपी इन यूनिट्स अपॉन टोटल कैपेसिटी यूनिट्स 100। ठीक है, एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो फार्मूला बता दे रहे हैं कुछ रुपए का है, कुछ यूनिट का है, हर एक चीज़ का। जैसे बीपी है, बीपी का यूनिट में भी फार्मूला होता है
रुपए में भी होता है, बीपी कैपेसिटी का रुपए में भी होता है, यूनिट्स में भी होता है, ठीक ना। जैसे कि नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, बीपी यूनिट्स। यहाँ देखिएगा ये जो फार्मूला है रुपए में आएगा, ये फार्मूला है यूनिट्स में, इसका आंसर आएगा। बीपी यूनिट्स का फार्मूला होता है कि एफ मतलब फिक्स कास्ट अपॉन एस पी माइनस वी सी, ठीक है। नेक्स्ट 73 नंबर, डिजायर्ड सेल, इच्छित बिक्री, क्या फार्मूला होता है, एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन पी वी रेशियो, मतलब फिक्स कास्ट प्लस प्रॉफिट कि इतने लाभ कमाने की क्षमता पर हमें यदि कमाना है तो कितनी बिक्री करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे डिजायर्ड सेल ज्ञात किया जाता है। इसका फार्मूला होता है एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन पी वी रेशियो। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्थात लाभ का फार्मूला होता है कि एस पी इंटू पी वी रेशियो माइनस एफ सी, मतलब कि जब विक्रय मूल्य में पी वी रेशियो का गुणा किया जाता है उसमें से फिक्स कास्ट घटा दिया जाता है, तो जो आता है प्रॉफिट। और लास्ट 75 नंबर क्वेश्चन है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे भी दिए हैं 67 नंबर पे। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रश्न यह है कि इसका उपयोग कब करेंगे। सामान्यतः इसका उपयोग होता है, लेकिन इसका उपयोग उस समय किया जाता है जहाँ आपके क्वेश्चन में ऐसे सिचुएशन न दिए गए हों कि न सेल का पता न वेरिएबल कास्ट का पता, डायरेक्ट लिख दिया है प्रॉफिट लिख दिया है या पीवी रेशियो लिख दिया है, मतलब सेल एफ सी ये सब न दिया गया है, वेरिएबल कास्ट न दिया रहा है, डायरेक्ट प्रॉफिट और पीवी रेशियो या कोई अदर इंस्ट्रक्शन या सूचना कोई दी गई हो, तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लगाया जाता है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जो आएगा आंसर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो इस तरह ये 25 क्वेश्चनों का सीरीज आज 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया थर्ड लेक्चर में। कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।